अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट सारा राजपूत और आप देख रहे हैं साइबर टीवी। आज हम विज़िट करने आए हैं इस्लामाबाद रीहैब क्लिनिक का। ये जानने के लिए कि रीहैब क्लिनिक बेसिकली होता क्या है और रीहैब क्लिनिक्स जो होते हैं वो कैसे एक हॉस्पिटल से डिफरेंट होते हैं, और इसके साथ साथ ये जानने के लिए कि जो गलतफ़हमियाँ जो हमारे इसमें माशरे के अंदर रीहैब के लिए हैं, वो भी बात इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसके साथ-साथ आईआरसी के अंदर इस्लामाबाद रीहैब क्लिनिक के अंदर क्या-क्या सहूलियात दी जाती हैं, तो आइए विज़िट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक-ठाक। अच्छा सगीर साहब, सबसे पहले तो आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम सगीर है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और डायरेक्टर हूँ क्लिनिकल अफेयर्स इस्लामाबाद रीहैब क्लिनिक में। अच्छा, सर मुझे ये बताइए कि ये रीहैब सेंटर क्या होता है? रीहैब सेंटर बेसिकली मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन होती है, जिसमें साइकोलॉजिकल पेशेंट्स को भी ट्रीट किया जाता है और ऐसे अफराद जो एडिक्शंस के मरीज़ होते हैं या नशे के मंशियात के जो अमराज होते हैं उनका भी इलाज किया जाता है। अच्छा, सर जैसे अभी मैं आई तो मैंने रास्ते में 3 से 4 ऑलमोस्ट देखे रीहैब सेंटर्स। तो आज से चंद साल पहले कोई जानता भी नहीं था कि रीहैब सेंटर बेसिकली होता क्या है या ये भी कोई चीज़ है। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ है कि लोग इतना ज़्यादा नशे के दलदल में जो है वो फँसते चले जा रहे हैं कि जो इतने सारे रीहैब सेंटर्स जो हैं इस वक़्त बनना शुरू हो गए हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो जैसे पास्ट में मेंटल इलनेस जैसे है, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी या कोई और डिजीज़ है, डिप्रेशन है, तो ये नाम इतने कॉमन नहीं थे, क्योंकि वक्त के साथ साथ जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा माइग्रेट हो रहे हैं और अर्बन लाइफ की तरफ लोग आ रहे हैं, तब और आहिस्ता आहिस्ता ये जो डिज़ीज़ है इसका भी जो प्रेवलेंस है वो भी बढ़ता चला गया है। तो अब वो जो वर्ड्स जो हम कभी कभार या बहुत ही कम सुना करते थे वो बड़े कॉमन होना शुरू हो गया है। सेकेंडली जो ड्रग्स हैं वो अब जैसे कि पहले कोई इक्का दुक्का दूर की कहानी हुआ करती थी, अब ऐसा नहीं है, अब हर दूसरे घर में ये मसला है। अब आप राह चलते हुए अगर आप 1 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे तो आप शायद 10 ऐसे लोगों को देख लें जो कि मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हों। किसी भी चौराहे पे चले जाएं, किसी भी आप किसी भी जगह पे चले जाएं, इवन जो स्ट्रीट्स में लोग जो है पार्किंग लॉट्स में कैनबिस करते हुए आपको नज़र आएंगे, आपको डिफरेंट ड्रग्स करते हुए दिखाई देंगे। तो बेसिकली अब ये जो साइकोलॉजिकल इलनेस है इनकी प्रेवलेंस या इनकी जो हमारी जो शरह है हमारी जो नेशन है या हमारी पॉपुलेशन है उसमें बढ़ना शुरू हो गई है। तो जब ये हर घर का मसला पैदा होना शुरू हुआ तो डेफिनेटली लोगों ने इन पे सर्च करना शुरू किया, इसको स्टडी करना शुरू किया, और यही वो वजह है कि अब ये चीज़ें हमें कॉमनली दिखाई देती हैं। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, जैसे आपने बताया कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप मुझे ये बताएं कि ये जो एक नशा होता है इसको हम किस कैटेगरी में लेंगे? मतलब ये एक आदत है या ये एक बीमारी है? बेसिकली नशे का इस्तेमाल जो है इसे प्रॉपर जो है जब ये एडिक्शन डेवलप हो जाती है तो ये बीमारी है। अदरवाइज़ जैसे एक चॉइस कह सकते हैं आप, फिर वो चॉइस कन्वर्ट होता है हैबिट में, और हैबिट जो है वो फिर कन्वर्ट हो जाता है डिज़ीज़ में। तो यूँ समझ लें कि डिफरेंट इसकी एक ट्रांसग्रेशन है या प्रोग्रेशन है जो इन चीज़ों से गुज़रते हुए इंसान ये डिज़ीज़ हासिल करता है। तो हैबिट भी होती है और डिज़ीज़ भी लेटर ऑन डेवलप हो जाती है जब कोई भी आदत, इवन कोई ऐसी आदत जो कि जिसमें किसी किस्म का सब्सटेंस या कोई केमिकल, कोई नशा उसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, आप डिसफंक्शनल हो रहे हो, आप सोसाइटी के लिए, अपने घर वालों के लिए और अपने काम काज नहीं कर सकते उस आदत की वजह से, तो वो भी एक डिज़ीज़ है, वो भी एक एडिक्शन है, चाहे वो केमिकल है या नॉन केमिकल है। तो आदत भी अगर जो बुरी आदत होती हैं, अगर वो आपकी जो ज़िंदगी है और आपके जो मेजर गोल्स हैं उन्हें, जो आपने अहदाफ सेट किए हुए हैं अपनी ज़िंदगी के, अगर उन्हें हासिल करने के ख़िलाफ़ वो आदतें काम कर रही हैं तो वो आदतें आपकी डिज़ीज़ है। कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आपको किसी पेशेंट ने खुद ने बताया हो कि जी वो इस हैबिट के अंदर कैसे लगा और ये सब कैसे, मतलब ऐसे पेशेंट्स होते हैं?
जी, ड्रग्स। मंशियात से रिलेटेड डेफिनेटली हर पेशेंट ही बताता है, क्योंकि हमारा स्टार्ट ही जो है वो इनटेक होता है, हिस्ट्री टेकिंग होती है। उसमें हम पेशेंट से इंटरव्यू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो ऑनसेट कैसे हुआ, डिजीज़ स्टार्ट कैसे हुई। तो सबसे जो कॉमन जो फैक्टर्स हैं रिस्क फैक्टर्स में से, वो पीयर प्रेशर है कि दोस्तों को देखते हुए, पार्टीज़ में जाते हुए, अपने इर्द गिर्द मौजूद नशे को देख के, फिर उस इन्फ्लुएंस की वजह से कि मैं भी कूल लगूंगा, एक हीरोइक चीज़ है ना, दलेराना चीज़ है। और इस तरह की वो थॉट्स, इस तरह की जो बिलीफ पैटर्न्स होते थे, जो टीन एजर्स जो होते हैं, यंगस्टर, वहाँ से ये बेसिकली एक जर्नी स्टार्ट होता है एडिक्शन। जैसे अभी आपने बताया कि जी वो एक कूल वाला भी आ जाता है एक फैक्टर, तो लोग इसलिए भी स्टार्ट करते हैं। तो जो पेशेंट खुद रियलाइज़ कर ले कि जी मुझे अब छोड़, तो क्या ऐसे पेशेंट भी ऐसे नॉर्मली तो कि फैमिलीज़ लेकर आती हैं कि क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं। पहली बात तो है कि पेशेंट मानता ही नहीं है कि जी मुझे, और ड्रग्स लेने वाला तो कोई मानता ही नहीं है कि उसने कोई गलत काम किया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी पेशेंट्स आते होंगे जो खुद से आपसे रब्ता करते होंगे आप लोगों से, तो वो इस तरह के पेशेंट्स हैं आपके पास? जी, होता है कुछ, जैसे कि ये डिपेंड करता है डिज़ीज़ किस टाइप की है, और डिज़ीज़ की जो प्रोग्रेशन है उसी पे बेस्ड होता है इंटरवेंशन प्रोसेस। डिफरेंट टाइप्स होती हैं इंटरवेंशंस की। समटाइम्स फैमिली इंटरवेंशन होती है, जिसमें फैमिली इंटरवीन करती है और पेशेंट को कन्विंस करती है और उसे बताती है कि यार ये चीज़ें हैं, और यहाँ से डिफरेंट पोर्टल से हमें मालूम हुआ है कि आप ड्रग्स कर रहे हो, और इसकी वजह से आपके जैसे क्रेडिट्स जो हैं स्कूल यूनिवर्सिटी के, वो ख़राब हो रहे हैं, आपके ग्रेड्स नीचे आ रहे हैं, आपकी ऑफिस से जो है ना वो जो है ना कॉल्स हैं, या आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हो, घर लेट आ रहे हो, कोई भी बिहेवियर्स हो सकते हैं। वो वहाँ से आइडेंटिफाई करके पेशेंट्स को खुद से कन्विंस कर लेते हैं, फैमिली के थ्रू होता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि पेशेंट जो है वक्त के साथ, तो जब अपनी ज़िंदगी में पेन और तकलीफ़ बढ़ जाए नशे की जो मज़ा है उससे, तो फिर भी लोग सेल्फ रेफर्ड होते हैं, क्योंकि पेन सबसे बड़ा एक मोटिवेटर होता है जो आपको मोटिवेट करता है टू सीक ट्रीटमेंट। तो ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स खुद से भी रेफर्ड होते हैं, और समटाइम्स फैमिली उन्हें पुश करती है, और फैमिली के रेफरेंस से भी वो आ जाते हैं, लेकिन बहुत कम रेशो होता है। यूँ समझ लें 15% ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फ रेफर्ड हों, खुद आके ट्रीटमेंट हासिल करना चाहें, या किसी ने किसी ओवरसीज़ कंट्री में जाना है, तो उसे पता है जब मैं वहाँ, उसके लिए मुझे मेडिकल चेकअप होना है, मेरा डोप टेस्ट होना है, तो वो लोग भी होते हैं कि उन्हें एक कंपल्जन होता है कि वो उससे पहले डिटॉक्स हो जाएं। तो बेशुमार रीज़न्स होते हैं। तो हाँ, ऐसा होता है, चांसेस होते हैं कुछ लोग खुद से ट्रीटमेंट में आते अच्छा, आपके पास जितने पेशेंट्स हैं, मतलब इस वक्त क्या रेशो है कि कौन सा ड्रग्स के ज़्यादा पेशेंट्स हैं? हैं। देखिए, सबसे कॉमन जो वाइडली जो कॉमन ड्रग है वो कैनबिस है। तो चर्च सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चर्च के साथ दिन सेकंड जो मोस्ट कॉमन जो टाइप है वो आइस है, और समटाइम्स ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो कि पोली ड्रग्स में होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स वो ले रहे होते हैं साइमल्टेनियसली। अच्छा, इस वक्त आपके पास कितने आईआरसी के अंदर कितने पेशेंट्स इस वक्त ज़ेर इलाज हैं? अभी इस वक्त हमारे पास 50 प्लस पेशेंट्स हैं, जिसमें ड्रग एडिक्शन के भी पेशेंट हैं और साइकोलॉजिकल इलनेस के भी पेशेंट हैं। अच्छा, और मेल फीमेल्स दोनों हैं? जी, जी, फीमेल्स पेशेंट भी हैं और मेल भी हैं। फीमेल का क्या रेशो है यहाँ पे? फीमेल का टर्नओवर ट्रीटमेंट सीकिंग जो है वो बहुत कम होता है। जैसे कि अगर हम अपनी रेशो करें तो तकरीबन 10-20% फीमेल्स होती हैं, 80% मेल पेशेंट्स होते हैं। फीमेल्स बहुत कम ट्रीटमेंट सीख करते हैं। वो एक हमारे एक सोशल ऐसा टैबूज़ हैं ट्रीटमेंट में। फिर बीइंग अ फीमेल बेशुमार कंस्ट्रेंट्स होती हैं जिसकी वजह से लोग ट्रीटमेंट सीख नहीं करते, और उन्हें डोमेस्टिकली किसी भी तरीके से उसे सेटल डाउन करने की कोशिश की जाती है। लेकिन हाँ, बहुत ही सवेयर और वर्स्ट केसेस में एडमिशन्स भी होते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि हम थोड़ा सा विज़िट करें इस्लामाबाद रिहैब क्लिनिक को, ताकि हम नाज़रीन को भी दिखा सकें कि आप लोगों का जो ट्रीटमेंट है और जो सहूलियात आप यहाँ दे रहे हैं, ताकि ये लोग भी इस चीज़ से आगाह हो सकें। आइए जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम मैडम। अच्छा जी, नाज़रीन, हमारे साथ एहतशाम साहब यहाँ मौजूद हैं, और ये हमें जो है इस्लामाबाद रिहैब सेंटर का जो है एक पूरा टूर कराएंगे।
अच्छा एहतशाम साहब, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि जब आपके पास एक एडमिशन आता है, एक पेशेंट आता है, तो सबसे पहला फर्स्ट एड क्या होता है? अच्छा मैडम, जब भी हमारे पास कोई नया पेशेंट एडमिट होता है तो उसका जो डे फर्स्ट है, सबसे पहले हम उनके बेसलाइन टेस्ट करवा लेते हैं सारे, और फिर हमने उनके एक्यूट विड्रॉल को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि जो भी पेशेंट आएगा हम फौरी तौर पर उसका जो भी ड्रग है वो ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेंटर में यानी IRC में उनको किसी किस्म का नशा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ना सिगरेट, ना नस्वार, ना किसी किस्म का कोई ड्रग। ठीक है, तो जैसे ही उनके सारे हर तरह का ड्रग बंद हो जाएगा तो फिर उनको विड्रॉल स्टार्ट हो जाएंगे, एक्यूट विड्रॉल जिन्हें कहते हैं। ठीक है, एक्यूट विड्रॉल फिज़िकल विड्रॉल्स हैं, और हमने सबसे पहले जो हमारे मेडिकल डॉक्टर हैं और साइकेट्रिस्ट हैं, फिर ये उनका शोबा है कि वो सबसे पहले इनका एक्यूट विड्रॉल को मैनेज करते हैं, यानी कि उनकी जितनी भी फिज़िकल सिम्टम्स हैं वो सारी की सारी सिम्टम्स उनकी मैनेज की जाती हैं, ताकि पेशेंट इस काबिल बन जाए कि वो उसका जो जिस्म में नशा छोड़ने के बाद जो पेन है, जो तकलीफ़ है, जो उसको त्रोटक हो रही है या जिसको उसको फ़िज़िकल क्रेविंग हो रही है, वो सारी की सारी फ़िज़िकल क्रेविंग, उसका पेन, उसके जितने भी फिज़िकल सिम्टम्स हैं वो सारे के सारे वो मैनेज हो जाएं। उसके बाद फिर हम उसको सेकंड स्टेप के ऊपर लेकर चले जाते हैं, जो हमारा पोस्ट एक्यूट विड्रॉल की मैनेजमेंट है, यानी जो साइकोलॉजिकल विड्रॉल की मैनेजमेंट है, जो उसकी असेसमेंट है, फिर उसके ऊपर हम काम स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा है वो उसकी एक्यूट विड्रॉल को मैनेज करना है और उसको डिटॉक्स करना है। सही है जी। चले जी, आइए ज़रा हमें दिखाइए कि आपके जो पेशेंट्स हैं, मैं तो यहाँ पे देख रही हूँ बड़ा अच्छा माशाल्लाह से टेबल इसका भी लगा हुआ है, टेबल टेनिस का एक बोर्ड टेबल भी है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी आप देते हैं? हाँ, अच्छा मैडम, हमारा जो इस क्लिनिक के अंदर यानी IRC के अंदर जो हम इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास एक जनरल वार्ड है, इनके लिए 2 बेड शेयरिंग है, प्राइवेट रूम्स हैं, 4 बेड शेयरिंग है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए जैसे आपने देखा है कि टेबल टेनिस है, फुटबॉल है, कैरम बोर्ड है, और इसके अलावा बाहर आउटसाइड के ऊपर काफ़ी बड़ा हमारा लॉन है जिसके अंदर ये जिम कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए योगा मास्टर मौजूद हैं जो योगा करते हैं, वॉक कर सकते हैं, टेबल टेनिस ये खेल सकते हैं, बैडमिंटन ये खेल सकते हैं, फ्रेश के बैठ सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो ट्रीटमेंट मॉडल के अंदर यानी दिन में हम इनके 4 ग्रुप सेशंस करते हैं जो साइकोलॉजिस्ट के साथ होते हैं, जो थेरेपी हॉल के अंदर ये सारे आके बैठेंगे, वो मैं आपको हॉल भी दिखाता हूँ, चाहे क्लासरूम टाइप का है जहाँ पे ये सारे आके बैठते हैं। आइए मैं आपको साथ में विजिट भी करवा देता हूँ कि उस थेरेपी हॉल के अंदर ये सारे पेशेंट्स बैठते हैं और साइकोलॉजिस्ट उनको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर देते हैं। हर साइकोलॉजिस्ट का डिफरेंट टॉपिक है, ये हमारा थेरेपी हॉल है, इस हॉल के अंदर सारे पेशेंट्स आकर बैठते हैं और यहाँ पे हम इनको लेक्चर्स देते हैं, इनकी साइकोथेरेपी की क्लासेस होती हैं और ये हम इनको सिखाने की कोशिश करते हैं कि ड्रग्स आपकी लाइफ में कैसे साइकोलॉजिकली, सोशली, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये सारा चीज़ें आपकी लाइफ को कैसे डिस्टर्ब कर रही हैं और किस तरीके से आप एक बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नफ्सियाती बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे डिस्कस होती हैं जिसमें सारे पेशेंट्स बैठते हैं और डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट इनके साथ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करते हैं। चलिए जी, अच्छा ये जो रूम है ये क्या है? ये हमारे मैडम डिफरेंट जैसे रूम्स हैं, ये मैं आपको दिखाऊँ कि ये हमारी वार्ड है, जो ये हमारा वार्ड है जिसमें 5 पेशेंट रहते हैं, जिनका ड्रेसिंग एरिया आप देख सकते हैं साथ, ये इनका ड्रेसिंग एरिया है, इसके साथ इनका अटैच वॉशरूम है, इसके लिए एयर कंडीशन है, साथ में आप देख सकती हैं नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट इनको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं ताकि पेशेंट जो यहाँ पर रहें वो साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में रहें। ऐसा इन्वायरमेंट हरगिज़ भी ना हो कि वो बाहर भी ड्रग्स कर रहे हैं और क्लिनिक के अंदर भी आए तो यहाँ पे भी अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट हो, गंदा हो, खाना अच्छा ना हो, इन्वायरमेंट अच्छा ना हो, उनका बेडरूम कंफर्टेबल ना हो, उनका वॉशरूम साफ़ सुथरा ना हो, या वो गर्मी का आजकल आपको पता है मौसम है तो गर्मी के अंदर वो सड़ रहे हों, परेशानी के आलम में रहे, कि वो फिर कैसे रिहेबिलिटेट हो सकते हैं। तो आइए तशम साहब, जैसे अभी आपने मुझे एक वो दिखाया जो आपका जहाँ पे आप लोग काउंसलिंग करते हैं, ये आपने डिटॉक्स रूम, इस तरह हम और रूम भी देखेंगे। अच्छा ये मुझे बताएं, लाइब्रेरी के लिए है कि वो यहाँ पे बुक्स पढ़ सकते हैं, दिन में आकर ये बैठ सकते हैं यहाँ पे और डिफरेंट किस्म की हम इनको बुक्स प्रोवाइड कर देते हैं, दिखा देते हैं कि आप ये बुक्स पढ़ें। और एक और भी रूम में आपको विज़िट करवाता हूँ जो 2 बेड शेयरिंग है। सर आपके पास नर्सिंग स्टाफ भी होता है?
जी मैडम, हमारे पास नर्सिंग स्टाफ भी है, क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ है जो जिनके पास इसकी डिग्री है नर्सिंग की, और वो क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, ट्रेंड योगा मास्टर हैं, ट्रेंड इनके फ़िज़िकल इंस्ट्रक्टर हैं, कारी साहब हैं, तकरीबन कोई 8 साइकोलॉजिस्ट हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, अपनी फील्ड के सारे वो माहिर लोग हैं और एक रिसर्च बेस्ड सारा ट्रीटमेंट मॉडल को फॉलो करते हैं। ये एक हमारा रूम है 2 बेड शेयरिंग जिसमें 2 लोग रहते हैं, इसका भी अलग अपना ये जैसे अभी आपने बताया 2 बेडरूम और वहाँ पे आई थिंक 4 थे। 5 बेडरूम का था। वो हमारा वार्ड है 5 बेड का जिसमें 5 पेशेंट रहते हैं। एक शेड रूम है जिसमें 5 पेशेंट। ये पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है या आप पेशेंट टू पेशेंट खुद ही डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे ये इनको 2 वाला दें या उसको 5 में शिफ्ट करें, मतलब किस तरीके से आप लोग? इसमें मैडम 2 चीज़ें हैं कि एक तो ये सारा का सारा फैमिली की चॉइस है। बाज़ फैमिलीज़ कहती हैं कि कॉमन सबके साथ वो रहें, वार्ड में रहें, जैसे आपने वार्ड देखा, और बाज़ फैमिलीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि वो कम लोगों के साथ रहें। एक तो इसकी ये जनरल रीज़न है कि ये फैमिली की रिक्वायरमेंट है, और सेकंड जो रिक्वायरमेंट है कि वो हम देख लेते हैं कि पेशेंट की एज ग्रुप क्या है। तो जिस एज ग्रुप का वो पेशेंट है, कोशिश हमारी यही होती है कि उसी एज ग्रुप के साथ हम उसको रखें। अगर वो किसी जनरल कैटेगरी का पेशेंट है, अगर वो स्पेशली वार्ड का है या शेयरिंग रूम का है, तो कोशिश हमारी ये होती है कि उसके साथ का जो उसके फेलो पेशेंट्स हैं वो भी हमारे उन्हीं के साथ ही रहे जो उसकी सेम एज ग्रुप के साथ हैं और सेम डिज़ीज़ के साथ हैं। तो फिर जब वो एक साथ रहते हैं और तो वो फिर बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ इंगेज भी रहते हैं, बातचीत भी अच्छी करते हैं, और एक हम उम्री का जो तकाजा होता है तो फिर किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट उनके ड्यूरिंग ट्रीटमेंट में पेशेंट में नहीं आता। अच्छा, ये है आपका मेडिकल रूम? ये हमारा मेडिकल रूम है जिसमें हम पेशेंट्स को यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर चेक भी कर सकते हैं। अगर उनको किसी किस्म का कोई फिज़िकल प्रॉब्लम हो, कोई पेन हो, तो डॉक्टर्स यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं यहाँ पे, इनकी मेडिकेशन, इनकी फ़र्स्ट एड सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई होती हैं ताकि वो आकर बैठें और उनको चेकअप कर सकें और उनको ट्रीट कर सके जो उनका प्रॉब्लम के साथ है। अच्छा, हो सकता है कि कुछ आपके ऐसे पेशेंट्स भी होते होंगे जो एज में काफ़ी होते होंगे और ड्यू टू एज इश्यूज़ उनको मल्टीपल डिजीज़ भी हो सकते हैं, जैसे लाइक एक जनरल जो हमारे यहाँ होती है, शुगर हो गई या ब्लड प्रेशर इशू, तो ऑफ कोर्स वो तो आपको उनकी फैमिलीज़ बताती होंगी, तो उसका क्योंकि बाहर तो उनको नहीं भेज सकते, तो फिर यहीं पर ही आप लोग उनको ट्रीट करते हैं? जी बिल्कुल, जो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट डे ही उनका होता है कि उनके हम जितने भी बेस लाइन टेस्ट हैं वो सारे के सारे हम टेस्ट कर लेते हैं और फैमिली से भी डिटेल हिस्ट्री ले लेते हैं, और हमारे जो मेडिकल कंसल्टेंट हैं वो उस पेशेंट को डिटेल उसका मुआयना भी कर लेते हैं। तो अगर उसको ड्रग एडिक्शन के अलावा, कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम के अलावा, जैसे शुगर है या ब्लड प्रेशर का कोई प्रॉब्लम है या कोई और डिज़ीज़ है, तो हम उसको पहले ही दिन आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, उसको डायग्नोस कर लेते हैं, उसकी असेसमेंट कर लेते हैं। तो अगर कोई साथ डायबिटिक है या कोई ब्लड प्रेशर का भी उसका इशू है, जो कॉमन है, हो भी सकता है और होते भी हैं और अभी भी हैं हमारे पास ऐसे पेशेंट्स, तो फिर हमारे जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं फिर साथ साथ उसको भी वो ट्रीट करते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके माशाल्लाह से इस इंस्टीट्यूट के अंदर, इस क्लिनिक के अंदर जिनको डिजीज़ भी हों, जो ज़ाहिर सी बात से वो बाय द एज आ ही जाते हैं, तो उसका भी आप लोग ट्रीटमेंट बहुत अच्छा कर देते हैं? जी, उसकी भी मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत मेजर इशू है और उसके साथ साथ फिर हम फैमिली को इन्फॉर्म भी कर देते हैं, फिर फैमिली उनकी डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हम उनको रेफ़र भी कर देते हैं दूसरे हॉस्पिटल्स के अंदर। लेकिन जो हम उनको मैनेज कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ को हम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और करते भी हैं, और साथ में अगर उनको कोई ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं तो उनको भी हम साथ मैनेज कर लेते हैं। जैसे अभी मेरी नीचे बात हुई थी डॉक्टर सगीर से, तो उन्होंने बताया कि आपके पास फीमेल्स भी हैं, तो फीमेल्स के रूम के तो सारे आपने बताया, तो मेल्स, तो फीमेल को किस तरह एडजस्ट करते हैं? फीमेल्स के लिए हमारे पास मैडम टोटल एक सेपरेट विंग है जो फीमेल रिहेबिलिटेशन के नाम से है, IRC फीमेल के नाम से, तो जिसमें सिर्फ फीमेल्स रहती हैं। उनका स्टाफ, उनके साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट तो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो उनके कोर इश्यूज़ हैं वो फीमेल डॉक्टर्स ही एड्रेस करती हैं और फीमेल डॉक्टर्स ही उनके साथ मिलती हैं और फीमेल साइकोलॉजिस्ट के साथ ही उनका वास्ता रहता है और उनका ट्रीटमेंट वो करते हैं। लेकिन वो मेल पेशेंट्स के साथ नहीं आके मिल सकती और ना ही मेल उनके एरिया में जा सकते हैं। तो फीमेल विंग अलग है, मेल विंग अलग है। अच्छा, तो सर हम अगर आपकी परमिशन हो या अगर हमें परमिशन दे सकें तो हम क्या फीमेल जो आपका विंग है क्या उसको हम विज़िट कर सकते हैं?
मैडम फीमेल विंग को विज़िट तो किया जा सकता है, लेकिन फीमेल्स पेशेंट डेफिनेटली उसके अंदर हैं। लेकिन हमारी जो पॉलिसी है, आईआरसी की पॉलिसी है, चाहे पेशेंट मेल हो या फीमेल हो, उसकी प्राइवेसी को बहुत मैटर हम उसको करते हैं। यानी कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है कि किसी भी पेशेंट की, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसकी प्राइवेसी को ब्रीच ना किया जाए। लेकिन मैं फ़ीमेल डॉक्टर से आपके साथ ज़रूर मुलाकात करवा देता हूँ कि वो आप उनके साथ मिलें, उनकी इश्यूज़ को आप एड्रेस करना चाहें, उनको अपने नाजरीन को बताना चाहें तो वो ज़रूर बता सकते हैं। चलिए जी, हम डॉक्टर साहिबा से मिलते हैं। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं जी वुमेन विंग के अंदर, और यहाँ के डॉक्टर से जानेंगे कि जो फीमेल्स के मसाइल हैं और जो फीमेल्स ड्रग्स के अंदर एडिक्टेड हैं, वो किस किस तरह की ड्रग्स लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर निदा। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर निदा, मुझे ये बताइए कि जो फीमेल्स आती हैं यहाँ पे, तो किस वजूहात से, पहले तो मुझे बताएं कि वो ड्रग्स लेती हैं। फीमेल्स जो ड्रग्स की तरफ जाती हैं उसके पीछे बहुत सी वजूहत होती हैं। सबसे पहली वजह जो होती है वो होता है पीयर प्रेशर। वो किस कंपनी में उठ बैठ रही हैं, उनकी दोस्तें कैसी हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में जो होता है, पेरेंट्स ये तवज्जो नहीं देते कि उनका जो कंपनी है वो कैसी है, उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आया कि उनके फ्रेंड सर्कल में जो है वो कोई ड्रग एडिक्ट्स तो नहीं है, तो जिसकी वजह से वो ड्रग्स करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर उनके फ्रेंड्स में जो है वो कोई ड्रग्स कर रहा है तो वो भी ड्रग्स की तरफ जाएंगे, ऑटोमेटिकली जाएंगे। जी, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर है ना, ये भी फीमेल विंग के अंदर पेशेंट्स देखती हैं, फीमेल पेशेंट्स को, तो कुछ सवाल इनसे भी जानेंगे फीमेल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मुझे आपसे ये बताइए कि जो पेशेंट्स आते हैं फीमेल, तो क्या वो खुद से आते हैं, खुद से विलिंग होते हैं आने के लिए, या उनके जो जितने भी घर वाले होते हैं वो कोई या फैमिली मेंबर, या मतलब उनको कौन लेकर आता है? देखिए, हमारे पास पेशेंट्स खुद से भी आते हैं और समटाइम्स ऐसे होता है कि वो फैमिली की विलिंग भी होती है। फैमिली की विल से ही आते हैं, लेकिन बेसिकली समटाइम्स ऐसे होता है कि हमें उनको क्राइसिस इंटरवेंशन से भी लाना पड़ता है, कि हमारी टीम जो है वो घर जाती है, 2 साइकोलॉजिस्ट फीमेल हैं, जैसे हमारी पूरी टीम होती है, वो जाती है, उसको फीमेल को करती है, इंटरवीन करती है और फिर वहाँ से लेके यहाँ पे आती है। तो ज़्यादातर ये होता है कि हम क्राइसिस इंटरवेंशन से ही फीमेल्स को लेके आते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं जैसे 2% या 3% के फीमेल खुद से आ जाए यहाँ पे। हमारे पास ड्रग एडिक्शन की पेशेंट्स भी हैं और इसके साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज वाली पेशेंट्स भी हैं, जिसमें बाइपोलर है, डिप्रेशन है या स्किज़ोफ्रेनिया। हाँ जी, अब हम यहाँ पे मौजूद हैं आईआरसी के अंदर, जहाँ पे ये योगा एक्सरसाइजेज होती हैं इनकी मेंटल हेल्थ के लिए, और जो इनके योगी हैं अभी हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा फैजल साहब, आप मुझे ये बताएं कि एक एडिक्टेड पेशेंट के लिए जो ड्रग्स ले रहा है उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है योगा? देखें, बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे यहाँ पे कई साल हो गए हैं पेशेंट्स के साथ काम करते हुए, एंड आई हैव रेयरली सीन समबडी जो यहाँ पे एज अ ड्रग एडिक्ट आया और वो एक्सरसाइज करता था। आई हैव नेवर सीन सच पीपल के जो रेगुलर एक्सरसाइज करते थे। मैंने जिनसे ही पूछा है, किसी की भी एक्सरसाइज की रूटीन नहीं थी। इसका मतलब है कि एक्सरसाइज ना करना इटसेल्फ ही एक बड़ी ट्रबल है। एंड आई वुड से कि यार जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने यंगस्टर्स को सबको एक एडवाइस करें कि एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट। अच्छा जी, अब हम मौजूद हैं सर अली हसन के साथ, और इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि सर मुझे ये बताइए कि चले मेल्स को तो बाहर जाते हैं, एक्सेस होता है तो ड्रग्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है, लेकिन एक घरेलू औरत को जो हाउसवाइफ है या कोई घर की है, देसी माहौल की, उसको किस तरीके से अवेलेबिलिटी? बिकॉज सबसे बड़ी बात है ना कि अवेलेबल एक चीज़ है, तो वो कैसे है? हमारे इस ट्रीटमेंट के दौरान एक ऐसा केस भी सामने आया जिसमें कि एक बड़ी घरेलू सी खातून थी, बड़ी बापर्दा थी और होम मेकर थी। शी नेवर यूज्ड टू गो आउट ऑफ होम, कहीं नौकरी के लिए नहीं जाती थी, अपने घर में रहती थी, बच्चों वाली थी। सो व्हाट हैपन्स इज दैट एक दिन हमें एक डिस्ट्रेस कॉल आती है और हम उनको रेस्क्यू करने के लिए जब उनके घर जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत अच्छा घर है, बड़ा मुनासिब माहौल है घर का, और ख़ातून के जो रिपोर्टेड था वो ये कि शदीद मूड्स ख़राब थे और वो लड़ झगड़ रही थी, गुस्सा कर रही थी, चीज़ों को फेंक रही थी, तोड़ रही थी और अपने आप को, बाजुओं को काट रही थी। सो हमने इमीडिएटली उनको जब रेस्क्यू किया और क्लिनिक लेके गए और उनका जब ट्रीटमेंट शुरू किया, तो हमारा SOP ये है कि आते के साथ ही नए मरीज़ का ब्लड और यूरिन सैंपल ले लेते हैं टेस्टिंग के लिए। जब टेस्टिंग के लिए यूरिन सैंपल भेजा लैब और जब रिपोर्ट आई तो उसमें हेरोइन पॉजिटिव निकली। सो वी वर ऑल टेकन बाय सरप्राइज। When we informed the husband, he was also shocked कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी नेक बापर्दा खातून, घर में रहने वाली, बच्चों की केयर करने वाली, अच्छा खासा सेटअप है घर का, कहीं बाहर भी नहीं निकलती है, इसका एक्सेस कैसे हुआ? फिर उनसे प्यार मोहब्बत से जब बातचीत की थ्रू काउंसलिंग सेशंस, तो उन्होंने फिर रिवील किया कि उनके घर में जो मेड आती थी काम वाली, वो
उसको इमली ला के देना शुरू हो गई कि बाजी ये लो इमली खाओ, मज़ेदार इमली है। 1-2 पैकेट उसने उसको वैसे ही तोहफ़तन दिए। खातून ने इमली खाई, वो उसको टेस्टी लगी। फिर उसने कहना शुरू किया अपनी मेड से कि वो जो तुम इमली लाती हो फलाने ब्रांड की, वही वाली मुझे 2 पैकेट और ला के दो, उसको खा के मुझे बड़ा अच्छा फीलिंग आती है, और जब मैं नहीं खाती तो मुझे जिस्म में बड़ा दर्द होता है और घुटनों में और कोहनियों में और बाजुओं में मुझे पट्टे खींचते हैं। तो उसने कहा कोई बात नहीं बाजी, 2 पैकेट और ला के दे दिए। थर्ड टाइम द मेड सेड कि बाजी ये असल में बहुत महंगी मिलती है, तो मैं अगली बार जाऊंगी लेने के लिए, लेकिन मुझे तो ये 5,000 के 2 पैकेट देता है। वो कुछ इस तरह का था, 5,000 का एक था या 2 था, तो आप मुझे पैसे दें तो मैं और लाऊंगा। इमीडिएटली शी पुल्ड आउट द कैश एंड हैंडेड ओवर। वो खातून गई और थोड़ी देर में इमली के पैकेट 2-3 ले आई। आहिस्ता आहिस्ता करके वो उसको पैसे देती रही। समटाइम्स जब व्हेन शी यूज्ड टू रन शॉर्ट ऑफ कैश, क्योंकि घरेलू खातून थी, तो वो कभी अपनी अंगूठी उतार को दे दे उसको, कभी अपना लॉकेट दे दे, कोई ऐसी चीज़ गोल्ड की दे दे कि मुझे और पैकेट ला के दो, और पैकेट ला के दो। सो डेफिनेटली जब चीज़ ख़राब हुई और वो चीज़ उसको नहीं मिल रही थी, और हमारे पास जब केस आया तो फिर उस खातून को ट्रैक डाउन किया गया, जो मेड थी उसको ट्रैक डाउन किया, एंड शी रिवील्ड दैट शी यूज्ड टू वर्क फॉर समबडी, कोई बाबा जी हैं जो घर में अपने कमरे के पीछे कोई छोटी सी फैक्ट्री लगाई हुई है, जहाँ पे के इमली के अंदर हेरोइन मिक्स करते हैं और उसको वहाँ पे पैक करते हैं, और उसने कुछ सर्टन ऐसी मेड्स अपनी एज अ ड्रग पेडलर रखी हुई हैं जो अच्छे अच्छे बड़े घरों में, कोठियों में जो काम करने जाती हैं, वो क्लाइंट्स वहाँ पे पक्के करें और सेल करें और अपना कमीशन लें। पूरा गैंग था ये मेड्स का, ऑपरेटेड बाय वन पर्सन, द बाबा जी, एंड ही यूज्ड टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी थ्रू देम। तो हमने फिर इस पूरी चीज़ को डिस्क्लोज किया, उनके हस्बैंड को बताया। तो मैं ये चाहूँगा कि जो एक आम पब्लिक है, जिनको इतना नहीं पता, जिनको अवेयरनेस नहीं है, तो आप काइंडली ऐसी जो बड़ी सादा तबीयत खातून होती हैं, जो घर में होती हैं, वो भी टारगेट की जा सकती हैं। और ड्रग पेडलर जो है ना, आज का जो ड्रग पेडलर है वो सुपर स्मार्ट है, सुपर स्मार्ट। वो ये सारी चीज़ों पे पहले होमवर्क करता है और उनके पास बहुत अच्छे तरीके हैं ड्रग्स अपने क्लाइंट तक पहुंचाने के लिए और पैसे वसूल करने के लिए। वो हमारी सोच से आप ये समझें कि थोड़ा सा आगे चलते हैं। सेकेंडली एक और एरिया है, मैं वो भी मेंशन करना चाहूँगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि जब खातून कोई प्रेगनेंसी के बाद में, डिलीवरी के वक्त में, स्पेशली अगर सी सेक्शन हुआ है और उनको एज अ पेन किलर नेल्बिन का इंजेक्शन दे दिया जाता है फॉर सर्टन टाइम पीरियड, 3 डेज, 4 डेज, 1 वीक, और वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया जाता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि जो पेन किलर्स हैं इनकी एडिक्ट हो जाती हैं ख़वातीन, और फिर क्योंकि डिलीवरी के बाद एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन का पीरियड गुजर रहा होता है, तो वो सारी चीज़ों को कोप अप करने के लिए दे फॉल विक्टिम टू इंजेक्टेबल्स ऑफ नेल्बिन, ग्रेवेनाइट, किंग्स, इनको मिक्स करके लगाना, और फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है एंड दे बिकम टोटली डिपेंडेंट ऑन इंजेक्शंस। ऐसे पेशेंट्स भी फीमेल्स हमारे पास आती रहती हैं और उनका इलाज होता है और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होके जाती हैं। थैंक यू सर। जैसे कि नाज़रीन आपने सुना, आज हमने आपको सारे साइकोलॉजिस्ट से IRC के अंदर सबकी सुना, बताया उन्होंने कि जी किस तरीके से लोग एडिक्ट होते हैं, और हमने आज आपको दिखाया भी कि इस्लामाबाद रिहैब क्लिनिक के अंदर पेशेंट्स को किस तरह डील किया जाता है। उनकी क्लिनिकल भी चीज़ों को देखा जाता है, उनकी मेंटल हेल्थ पे भी काम किया जाता है, और उसके साथ साथ उनकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी बड़ा मद्देनज़र रखा गया है। तो मतलब ये कि जो एक हमारा कॉन्सेप्ट था और जो हमने शुरू में इंट्रो में बताया कि बड़ी गलतफहमियाँ इस वक्त हमारे माशरे में हैं रिहैब के हवाले से, आई होप कि वो आज क्लियर हो गई होंगी, और ये लोग अपना बहुत अच्छा यहाँ पे इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमारी सोसाइटी में ड्रग्स इंक्रीज़ हो रहा है, तो आई थिंक कि उस माशरे के अंदर इस तरह से कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो हम उसको वाकई नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसी के साथ सारा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।